Good morning. Today is 1st August 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहां पे यूएस और रशिया के बीच में टेंशंस क्रिएट हो गई हैं उसको लेके है। इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे क्यों टेंशंस क्रिएट हो गई हैं। नीचे का जो आर्टिकल है ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारे देश के वेस्टर्न इलाके जैसे गुजरात, राजस्थान और इवन ईस्टर्न इलाकों के असम में बाढ़ बहुत ज्यादा आ गई है और काफी लोगों की जाने गई हैं और लोग प्रभावित भी हुए हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट होगा। इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। बीच में जो आर्टिकल है आरबीआई को क्रिटिसाइज कर रहा है, कह रहा है कि आपका जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो मॉडल है वो सही नहीं है, काफी सारी खामियां ये बता रहे हैं। तो इस आर्टिकल में से भी हम कुछ पॉइंट्स उठाएंगे। नीचे का जो आर्टिकल है विसल ब्लोअर एक्ट 2011 से रिलेटेड है। सरकार विसल ब्लोअर एक्ट 2011 में चेंजेस करना चाहती है। नई अमेंडमेंट सरकार ने पेश की थी 2015 के अंदर में। अब ये जो बिल है वो आएगा इस राज्यसभा के सेशन में। तो जो अमेंडमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे और आर्टिकल कहता है कि ये नई अमेंडमेंट सरकार को नहीं लानी चाहिए। यहां पे इस पेज में पार्लियामेंट में सीट एलोकेशन को लेकर काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे भी डिस्कस करेंगे। और ये आर्टिकल जो है भारत ने फिलीपींस को मदद प्रोवाइड करी है 3.2 करोड़ की आतंकवाद से निपटने के लिए, आईएसआईएस से निपटने के लिए। तो क्यों ये एक महत्वपूर्ण कदम है भारत का आतंकवाद से निपटने के लिए, इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। नीचे दो ये आर्टिकल है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यूएस और रशिया के बीच में जो टेंशंस इमर्ज होकर आ रही हैं उससे रिलेटेड आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। कंटेक्स्ट क्या है? रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने डिसीजन लिया अमेरिका के डिप्लोमेटिक स्टाफ को कम करने का। कितना कम करने का? रशिया ने यूएस को कहा कि आप अपने 755 डिप्लोमेट्स हमारे देश से ले जाइए। ऐसा डिसीजन तब लिया जाता है जब दो देशों के बीच में काफी सारी टेंशंस आ जाती हैं। तो मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं इसका आखिरकार हुआ क्या था। देखिए, जब अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव चल रहे थे उस समय बैरक ओबामा ने रशिया के 35 डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया था उस समय। लेकिन रशिया ने जवाब नहीं दिया था इस चीज का, क्योंकि रशिया को उस समय यूं लगता था कि ओबामा के साथ उनके रिलेशंस खराब हैं। लेकिन ट्रंप ने काफी सारे ऐसे सिग्नल दिए थे कि वो जब ऑफिस ज्वाइन करेंगे तो रशिया के साथ रिलेशंस अच्छे करेंगे, और उन्होंने कोशिश भी की। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका में भी अभी डीप स्टेट है, जैसे पाकिस्तान में डीप स्टेट है। अभी फिलहाल आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, जो दूसरे चीज़ें हैं आईएसआई की एजेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। वैसा ही अभी जो सिनेरियो है यूएस में भी उभर के आ रहा है। ट्रंप ने कोशिश की रशिया के साथ रिलेशन सुधारने की, लेकिन जो पेंटागन है वहाँ की जो एजेंसीज हैं उन्होंने अलाउ नहीं किया ट्रंप को कि वो रिलेशन इंप्रूव करे रशिया के साथ में। तो अभी हाल फिलहाल में क्या घटना घटी, कांग्रेस में, यूएस की कांग्रेस में एक बिल पास किया गया, रशिया पे और ज्यादा सैंक्शंस लगाए गए। पहले से यूएस और यूरोपियन यूनियन ने काफी सारे सैंक्शंस लगा के रखे हैं रशिया के ऊपर में, लेकिन अब और ज्यादा सैंक्शंस लगाए गए। और देखिए, उससे भी हैरानी की बात, रशिया को यह लग रहा था कि ट्रंप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने भी साइन कर दिए उस बिल के ऊपर में। फिर तो रशिया को पूरा समझ में आ गया कि कुछ नहीं, ये तो बेवकूफ बना रहे हैं हमें। तो एकदम से पुतिन ने डिसीजन लिया 755 जो डिप्लोमेट्स हैं आप यहां से लेके जाओ और हमें नहीं करने आपके साथ में रिलेशंस इंप्रूव। रशिया के ऊपर सैंक्शंस का बुरा असर होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, क्योंकि रशिया की जो इकोनॉमी है वो पहले से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। वहां पे कमोडिटी के जो प्राइसेस हैं पूरी तरह से क्रैश कर चुके हैं। कोशिश तो रशिया भी करेगा, रशिया भी पूरी उम्मीद है कि काउंटर सैंक्शंस लगाएगा, लेकिन रशिया के सैंक्शंस का कोई असर होने वाला है नहीं यूएस पे। यूएस तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है अभी। लेकिन सबसे बड़ा जो पर्सन यहां पे उठता है, जब जब रशिया और यूएस मिलकर काम करते हैं तो वर्ल्ड की काफी सारी प्रॉब्लम्स को सुलझा लेते हैं। उदाहरण के तौर पे ईरान की न्यूक्लियर जो डील हुई उसमें रशिया और यूएस ने अहम योगदान निभाया। दोनों देश एक साथ आए और ईरान में न्यूक्लियर डील साइन हो सकी। और भी काफी सारे एग्जांपल्स हैं। इवन सीरिया का एग्जांपल ले लीजिए, सीरिया के अंदर में सीज फायर साइन हो सका रिबल्स के बीच में और असद रजीम के बीच में, तभी ये साइन हो सका जब रशिया और यूएस एक साथ आए। आज यूएस के सामने नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी का चैलेंज है। न्यूक्लियर मिसाइल्स का टेस्ट करता जा रहा है नॉर्थ कोरिया, और यूएस परेशान है कैसे नॉर्थ कोरिया को रोका जाए। लेकिन अगर यूएस और रशिया मिलकर काम करते हैं और चाइना को भी साथ में लेते हैं तो नॉर्थ कोरिया को रोका जा सकता है। इवन अफगानिस्तान में भी अभी रशिया पर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि वो तालिबान को हथियार मुहैया करवा रहे हैं। तो एक तरफ तो जहां यूएस अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने में लगा हुआ है, ट्रेनिंग दे रहा है, दूसरी तरफ अगर रशिया हथियार मुहैया करवाएगा तालिबान को तो प्रॉक्सी वार अफगानिस्तान में भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अफगानिस्तान में भी रशिया और यूएस मिलकर काम कर सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड में यही कहा जाता है। एक तरफ तो जरूरत है कि विश्व के दो बड़े देश मिलकर काम करें, वर्ल्ड की जो बड़ी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सुलझाएं, लेकिन ये दोनों देश तो कोल्ड वॉर की तर्ज पर अब लड़ने को तैयार हैं। चलिए अब अगला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। अगला आर्टिकल फ्लड से रिलेटेड है। कंटेक्स्ट क्या है? हमारे देश के ईस्टर्न इंडिया के असम में और वेस्टर्न इंडिया में, गुजरात और राजस्थान में बाढ़ यानी फ्लड ने काफ़ी तबाही मचा के रखी है। अभी तक 600 लोगों की डेथ हो चुकी है और हज़ारों लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए हैं, डिस्प्लेस हो चुके हैं।
मानसून मानसून एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बाढ़ लाता है हर साल इस सीजन के अंदर में। बारिश कहीं आती है कहीं नहीं आती है, ड्यूरेशन कई बार किसी साल ज़्यादा रहता है किसी साल कम रहता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन बाढ़ के बाद गवर्नमेंट किस प्रकार से हालात में से निपटती है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी मेकिंग की सोशल सपोर्ट की जो फाउंडेशंस हैं वो काफ़ी वीक है, इससे सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाती है। अभी स्टेट गवर्नमेंट का एक अलग से फंड होता है डिजास्टर से निपटने के लिए, जिसको कहते हैं डिजास्टर रिलीफ फंड्स। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं यानी राज्य सरकार है, अपने इस फंड का तो यूटिलाइज करती नहीं है अच्छे से, हमेशा अनयूटिलाइज रहता है ये। और फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से गुहार लगाती हैं कि आप हमें फंड्स दीजिए, आप हमें कंपनसेशन दीजिए, पैसा दीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उन्हें कहती है कि आप पहले अपने फंड्स को यूज कीजिए। ये समय डिजास्टर जो भी आई है उसको उसमें लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करने का, ना कि आपस में लड़ने का है। और तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कहते हैं, जब 2015 में चेन्नई में फ्लड्स आई थी तब जरूरत महसूस हुई थी कि एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। किसके लिए प्रोटोकॉल होना चाहिए? कि जो डैम्स के या रिजर्वर के जो गेट खोले जाते हैं उससे कई बार आसपास का जो एरिया है वो सबमर्ज हो जाता है। तो एक प्रोटोकॉल उस समय जरूरत महसूस हुई थी कि बनाया जाए, जब भी ये गेट खोले जाएं, कब खोले जाएं, कितने खोले जाएं, ताकि आसपास के लोगों को पता चल सके। अगर क्योंकि गेट खोलते ही क्योंकि आसपास के इलाकों में पानी भर जाता है तो वहां पे बाढ़ आ जाती है। अगर पहले से लोगों को मान लीजिए पता हो तो वहां से वो जगह छोड़ के दूसरे इलाकों में चले जाएंगे, फिर तो बाढ़ नहीं आएगी। तो ये प्रोटोकॉल इस बार नहीं फॉलो किया गया, क्योंकि राजस्थान के जालोर में जो बाढ़ आई है फिर से डैम के गेट्स खोलने के बाद में आई है। तो यानी गवर्नमेंट अपनी पिछली गलतियों से सबक नहीं ले रही है। बाढ़ से प्रभावित जो लोग होते हैं सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं उनकी गवर्नमेंट से? वो तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो गवर्नमेंट है उन्हें रिलीफ प्रोवाइड कर, रिहेबिलिटेशन उनका हो। क्योंकि जैसे ही बाढ़ आती है पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, पीने के लिए पानी नहीं मिलता, महामारी फैल जाती है, रहें कहां पे। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो बेसिक सुविधाएं हैं, एसेंशियल जो सर्विसेज हैं वो कम से कम प्रोवाइड करें बाढ़ से प्रभावित जो भी लोग हैं। गवर्नमेंट क्या करती है? कंपनसेशन की घोषणा कर देती है, जिनकी डेथ हुई है उसके परिवार वालों को मिलेंगे 2 लाख रुपए। देखिए ये जरूरी है लेकिन ये काफी नहीं है। 2 लाख रुपए पैसे का क्या करेंगे वहां पे? अगर कोई चीज मिल ही नहीं रही है, सर्विसेज उपलब्ध ही नहीं है, तो वो पैसे को क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है। उसके अलावा जैसे एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं, शॉर्ट टर्म हाउसिंग, फूड खाने की व्यवस्था करना, सेफ वाटर पानी के लिए पीने की व्यवस्था करना, बेसिक जो हेल्थ केयर है वो प्रोवाइड करना, और वुमेन, चिल्ड्रन और एल्डर्स इनको प्रोटेक्शन करना। तो ये जो बेसिक सुविधाएं हैं सरकार को प्रोवाइड करनी चाहिए उन लोगों को जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा आप 2 चीजें कीजिए। एक तो जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है वो जगह जगह तैनात रहते हैं, वाटर बॉडीज के पास में वो बोट्स में तैनात रहते हैं। या फिर आप वाटर जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उनकी भी सहायता लीजिए। आप डैम के आसपास जब गेट खोले जाते हैं जो हॉटस्पॉट्स हैं उन्हें पहचानिए, जिनकी वजह से बार बार बाढ़ आती है, या फिर जो वीक एरियाज हैं जो जिससे जो आसपास के लोग हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ताकि जो भी हॉटस्पॉट्स हैं उनको भरा जा सके और आगे जाके ये सब जो बाढ़ के गेट खोलने से प्रॉब्लम, जो डैम के गेट खोलने से प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आगे लोगों को ना सहन करनी पड़े और पूरा इलाका सबमर्ज ना हो। आगे वे फॉरवर्ड में क्या आता है? वे फॉरवर्ड में फिर से कहते हैं कि मैसिव कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है, ताकि बार बार जो ये डिस्ट्रक्टिव वेदर इवेंट्स आते हैं, क्योंकि देखिए बारिश तो एक नेचुरल फेनोमेनन है, बारिश कितनी आएगी, कम आएगी, ज्यादा आएगी, इस पे हमारा जोर नहीं चलता, आएगी जो आएगी। लेकिन हम पहले से तैयार तो हो सकते हैं अपने आप को। अगर पहले से हम डिजास्टर को निपटने में तैयार हो सके, अपने आप को प्रिपेयर कर सके, कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके, तो डेफिनेटली जो नुकसान होता है उस नुकसान को कम किया जा सकता है। फिर लास्ट में एक पॉइंट और भी देते हैं, ये कहते हैं कि इस तरह की कोई डिजास्टर जब आती है कुछ लोगों को सदमा लग जाता है, सदमा लग जाता है तो उनकी काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। तो गवर्नमेंट को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि कुछ लोग जो मेंटल हेल्थ इश्यूज डेवलप कर लेते हैं उनकी प्रॉपर ढंग से काउंसलिंग हो और बेसिक ढंग से उनका इलाज हो सके। तो लास्ट में एक पॉइंट ये भी देते हैं। तो अब क्या क्वेश्चन आ सकता है इस पे डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लड आने के बाद में गवर्नमेंट को कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए। तो क्वेश्चन इस प्रकार का है, व्हाट आर द शॉर्ट टर्म मेजर्स एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स दैट शुड बी टेकन टू मैनेज एंड मिटिगेट द डिजास्टर कॉजेज बाय फ्लड्स इन इंडिया, एग्जामिन। तो आपको दोनों लिखने हैं, शॉर्ट टर्म मेजर्स भी और लॉन्ग टर्म मेजर्स भी। शॉर्ट टर्म मेजर्स में आप ये सब लिखोगे कि किस प्रकार से जो बेसिक सुविधाएं हैं जैसे पीने का पानी, ये सब हमने डिस्कस किया, उनकी आवश्यकता है। लॉन्ग टर्म मेजर्स में वो सब पॉइंट्स आप लिखोगे कि फोरकास्टिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाई जा सके, फ्लड प्लेन्स में लोगों को आगाह किया जा सके, वार्निंग सिस्टम एक प्रकार से डेवलप किया जा सके ताकि जल्दी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा सकें। तो लॉन्ग टर्म मेजर्स, शॉर्ट टर्म मेजर्स दोनों लिखेगा आप डिजास्टर मैनेजमेंट पेपर 3 के लिए, ये इंपॉर्टेंट होगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की ओर। अगला जो आर्टिकल है, आरबीआई किस प्रकार से इन्फ्लेशन को टारगेट करता है। यानी पिछले दिनों आपको पता होगा एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी जिसमें 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य सरकार की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं और बाकी बचे हुए 3 सदस्य आरबीआई की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं। तो आर्टिकल कहता है कि इससे पहले तो
जो आरबीआई का काम होता था वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट को देखना और देश की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को देखना, ये सब देखते थे। अब तो सरकार ने इनको कह दिया कि सिर्फ आप इन्फ्लेशन को टारगेट कीजिए। सरकार ने एक टारगेट इनको दे दिया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वालों को। कितना टारगेट दे दिया? इन्फ्लेशन जो रहनी चाहिए वो 2% से लेकर 6% तक के बीच में रहनी चाहिए, यानी 4% के आसपास रहनी चाहिए। अगर ये जो टारगेट ब्रीच करता है इन्फ्लेशन, तो इसका मतलब है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो अपने मकसद में फेल हो गई है। तो आर्टिकल जिन्होंने लिखा वो कहते हैं कि आरबीआई तो सिर्फ एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग बैंक बन के रह गया है, और जो पहले काफी सारे काम होते थे अपने बाकी सारे कामों में लैग कर रहा है आरबीआई। अब आरबीआई की परफॉर्मेंस कैसी रही इन्फ्लेशन को टारगेट करने में? क्या वो 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन को रख पाए? देखिए, शुरू में तो आरबीआई की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही और वो फ्लाइंग कलर्स के साथ में आए, लेकिन अब पिछले कुछ समय में हम देखने को मिला कि जून के जो आंकड़े आए इन्फ्लेशन के सामने, इन्फ्लेशन जो है उस टारगेट को ब्रीच कर चुकी है। 2% से कम इन्फ्लेशन आ गई है। 1.5% इन्फ्लेशन रही जून की अगर बात करें तो अब क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्यों फेल हो गई इन्फ्लेशन को टारगेट करने में? उसके पीछे रीजन देते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड पहला ऐसा बैंक था जिसको इस प्रकार से इन्फ्लेशन टारगेटिंग का काम दिया गया था, वो भी फेल हो गए थे। क्यों फेल हो गए थे बैंक ऑफ इंग्लैंड वाले? क्योंकि इन्फ्लेशन टारगेटिंग में वो यही नहीं समझ पाए थे कि इन्फ्लेशन का कंसेप्ट है क्या, और वही गलती कर रहे हैं आरबीआई वाले। फिर आगे एग्जाम्पल की सहायता से समझाते हैं कैसे। एग्जाम्पल के साथ ये कहते हैं कि आरबीआई का जो कंसेप्ट है इन्फ्लेशन का, उसमें यह है कि जब आउटपुट ज्यादा हो जाए इकोनॉमिक पोटेंशियल से तो इन्फ्लेशन आ जाएगी इनके हिसाब से। तो यहां पे आउटपुट का मतलब है क्या? आउटपुट का मतलब यहां पे है लोगों की डिमांड्स, यानी लोगों के पास में पैसा ज्यादा है, वो क्वांटिटीज खरीद पाने में सक्षम है। और इकोनॉमिक पोटेंशियल है क्या? इकोनॉमिक पोटेंशियल का मतलब है इकोनॉमी अभी सक्षम नहीं है ज्यादा कमोडिटीज को प्रोड्यूस करने में। तो लोगों की डिमांड्स है ज्यादा, पैसे ज्यादा है लोगों के पास में, लेकिन कमोडिटीज हैं वो कम है, तो प्राइसेस जो है कमोडिटीज के ऑलरेडी बढ़ेंगे ना, ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। तो उसी हिसाब से ये कंसेप्ट है आरबीआई का इन्फ्लेशन का, लेकिन इनके हिसाब से ये कंसेप्ट गलत है। 2-3 कारण ये बताते हैं, बाद में एग्जाम्पल भी देते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो आउटपुट है वो अनऑब्जर्वेबल है, यानी हमारी अभी इकोनॉमी कितना कुछ कमोडिटीज प्रोड्यूस कर पाने में सक्षम है, इसको अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, ये अनऑब्जर्वेबल है। दूसरी बात ये कहते हैं कि ये जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है, यानी हमारी जो इकोनॉमी है कितनी कमोडिटीज प्रोड्यूस कर पाने में सक्षम है, ये चेंज भी हो जाता है बहुत जल्दी। यानी जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ रही है, लेकिन जो आरबीआई का फंडा है वो चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट है। तो 2 कारण ये मेनली बताते हैं। एक तो अनऑब्जर्वेबल है, यानी जल्दी से ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। दूसरा ये सब्जेक्टिव टू चेंज है, चेंज भी हो जाता है टाइम टू टाइम। अब ये एक केस स्टडी भी देते हैं। केस स्टडी कहते हैं कि मान लीजिए, देखिए एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसमें फ्लक्चुएशन आती रहती है, काफी ज्यादा बारिश आई, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो गई। अगर ठीक से मानसून रहा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो मान लीजिए अनफॉर्चुनेट रूप से अगर किसी साल बारिश आ गई तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। प्रोडक्शन कम हुई, इसका मतलब में कमोडिटी कम आई मार्केट में, कमोडिटी की डिमांड ज्यादा है, इसलिए कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन आ जाएगी। लेकिन एक बात यहां पे याद रखना, इन्फ्लेशन किस वजह से आई है? इन्फ्लेशन आई है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ रेट है वो काफी कम है, बारिश आई है, फसलों की पैदावार कम हुई है। लेकिन आरबीआई का जो मॉडल है उसके हिसाब से तो लोगों की जो डिमांड है वो बढ़ गई है, इस वजह से इन्फ्लेशन आई है। तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई करेगी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको बढ़ा देगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने से क्या होता है, जो लोगों की डिमांड, लोगों के पास में जो पैसा है वो कम हो जाता है और लोग सक्षम नहीं होते कमोडिटीज को खरीदने में। जैसे मैं आपको बताता हूं एग्जांपल के साथ में, इंटरेस्ट रेट जैसे कि रेपो रेट वो रेट होती है, बैंक्स लोन लेते हैं आरबीआई से इस इंटरेस्ट रेट पे। मान लीजिए ये जो रेट है बढ़ गई है तो बैंक को लोन काफी महंगा मिलेगा आरबीआई से। अगर बैंक को पहले से ही आरबीआई से लोन काफी महंगा मिल रहा है तो वो और ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स पे लोन देगी जनता को। तो जनता लेकिन उस लोन को लेगी नहीं, क्योंकि जनता को लगता है कि इतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स पे लोन मिल रहा है बैंक से, क्या फायदा लेने का। तो लोगों के पास में लोन नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिक जो डिमांड है वो कम हो गई ना। पैसा है नहीं लोगों के पास में तो लोग खरीदेंगे क्या, कमोडिटीज कैसे खरीदेंगे? तो आरबीआई का मॉडल जो है वो तो उल्टा है। हालांकि इससे इन्फ्लेशन तो कम हो जाएगी, लेकिन उससे जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां पे ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। तो इसलिए जो ये पूरा मॉडल जो है वो उसमें काफी सारे लैकुनास हैं, सिर्फ इन्फ्लेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अगर मान लीजिए नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रेट कम हो गई तो फिर मैन्युफैक्चरिंग पे फर्क पड़ेगा, ग्रोथ रेट पे फर्क पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पे फर्क पड़ेगा। उन सब चीजों की तरफ में आरबीआई ध्यान नहीं दे रही है और यहां पर इन्हें ध्यान देना चाहिए। फिर आगे ये बात करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या रोल है इन्फ्लेशन को टारगेटिंग में। ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है, और अभी ऐसा लोग कह रहे हैं कि आरबीआई ने अच्छा काम किया, कुछ महीनों तक जो इन्फ्लेशन थी वो 2% से लेकर 6% के बीच में रही। लेकिन उसके लिए कहते हैं कि
जो इनकी किस्मत अच्छी रही, क्योंकि जो बारिश है हमारे पिछले 2 सालों में मानसून ठीक ठाक रहा और कमोडिटी के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं हैं, और प्राइसेस अब काफ़ी इवन बम्पर क्रॉप्स के बाद में प्राइसेस तो बल्कि बहुत कम हो गए हैं। इसी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो 2% से भी नीचे चली गई है, यानी 1.5% चली गई है। तो अब ये कह रहे हैं आरबीआई को डिफ्लेशनरी स्पाइरल को रोकने के लिए, यानी डिफ्लेशन आ जाएगी ऐसे तो, इसलिए आप जल्द से जल्द इंटरेस्ट रेट्स को कम कीजिए, क्योंकि देखिए पैदावार है वो बहुत ज़्यादा हुई है, फ्रूट्स की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा आई है, लेकिन लोगों की कैपेबिलिटी नहीं है। तो आप क्या कीजिए, सेम कंसेप्ट लगाइए, इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दीजिए। मान लीजिए अगर रेपो रेट कम होगी तो बैंकों को लोन सस्ता मिलेगा आरबीआई से, बैंकों को लोन सस्ता मिलेगा तो वो सस्ता देंगे जनता को, जनता ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेगी बैंक से, जनता की कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, पैसा ज़्यादा होगा उनके पास में, तो इवन जो गरीब आदमी भी फ्रूट्स खरीद सकेगा, यानी कैपेबिलिटी बढ़ने के बाद में सारे लोग जो हैं वो फ्रूट्स खरीद सकेंगे। सारे तो नहीं, मतलब कहने की बात है सिर्फ, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्रूट्स खरीद सकेंगे, इसलिए जो कमोडिटीज के प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर रहे हैं वो नहीं गिरेंगे। ये ऐसा सजेशन दे रहे हैं अब आरबीआई को। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। अगला आर्टिकल विसल ब्लोअर एक्ट से रिलेटेड है। विसल ब्लोअर कौन होता है? विसल ब्लोअर कोई भी हो सकता है, पब्लिक एम्प्लॉय हो सकता है, प्राइवेट इंडिविजुअल हो सकता है। मेनली करते क्या है ये, इन्हें जब भी लगता है कि किसी तरह का करप्शन हो रहा है, रॉन्ग डूइंग हो रही है, तो ये सीटी बजा देते हैं, यानी उस करप्शन को पब्लिक में उजागर कर देते हैं। तो आमतौर पे इनकी जान को काफ़ी खतरा होता है, काफ़ी हरासमेंट का सामना इनको करना पड़ता है। इसीलिए इनकी प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने 2014 में एक एक्ट पास किया था जिसका नाम है विसल ब्लोअर एक्ट 2014। समझ गए, 2014 में एक एक्ट पास किया था, विसल ब्लोअर एक्ट 2014। लेकिन उसके ठीक 1 साल बाद सरकार काफी सारे प्रोविजंस को चेंज भी करना चाहती थी, इसलिए सरकार ने एक नया बिल प्रपोज किया विसल ब्लोअर एक्ट 2014 में बदलाव लाने के लिए। तो उसी पे ये पूरा आर्टिकल बेस्ड है। आर्टिकल कहता है कि पिछले 3 सालों के अंदर में 15 विसल ब्लोअर्स की जानें चली गई हैं, और सरकार ने पास किया था विसल ब्लोअर एक्ट 2014 के अंदर में, और ये भी हेल्प नहीं कर सका उन लोगों को उनकी जान बचाने में। और मेनली काम क्या होता है, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, विसल ब्लोअर का काम यही होता है कि जो भी करप्शन हो रहा हो, अगर पावर का विलफुल मिसयूज हो रहा हो, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा हो, तो उसको उजागर करना जनता के सामने। काफ़ी अच्छे प्रोविजंस हैं, कई सारे अच्छे प्रोविजंस हैं जो सरकार ने विसल ब्लोअर एक्ट 2014 में रखे थे। एक तो देखिए दायरा भी बढ़ा दिया था, ना सिर्फ इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बल्कि दूसरे प्राइवेट इंडिविजुअल्स और एनजीओज भी विसल ब्लोअर्स की श्रेणी में आते थे। ऐसा सरकार ने प्रोविजन रखा विसल ब्लोअर एक्ट 2014 में। समझ गए, जैसा हमने शुरू में आर्टिकल के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, वैसा ही सरकार ने प्रोविजन भी रख दिया। विसल ब्लोअर ना सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है बल्कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक एनजीओ भी हो सकता है। लेकिन ये जरूरी भी थे ये प्रोविजंस, क्योंकि देखिए पिछले कुछ सालों में 65 लोगों की जानें जा चुकी हैं। उन्होंने करप्शन को उजागर किया था, बताया था लोगों को कि देखिए इस डिपार्टमेंट में करप्शन हो रहा है, लेकिन उनको अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एकदम से जब आरटीआई आई, लोगों ने इंफॉर्मेशन डिमांड करने लगी। पहले जो इंफॉर्मेशन सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज के पास में होती थी, वो इंफॉर्मेशन अब लोगों को मिलने लगी, पता लगने लगा कि देखिए करप्शन कितना ज्यादा हो रहा है। तो इसी वजह से जिन लोगों ने करप्शन को उजागर किया, काफी लोगों की जानें चली गई। आगे फिर आर्टिकल कहता है कि जो लोग करप्शन को उजागर करते हैं उनकी आइडेंटिटी को कंसील किया जाएगा, छुपा के रखा जाएगा। और ये तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि 2003 का जो सत्येंद्र दुबे जो केस था उसके बारे में आपने सुना होगा। ये मैनेजर थे एनएचएआई में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, यहाँ पे मैनेजर थे। इन्होंने देखा कितना गलत काम हो रहा है, कितना करप्शन हो रहा है इस पूरे एनएचएआई डिपार्टमेंट के अंदर में। तो इन्होंने एक खत लिखा प्राइम मिनिस्टर को। और देखिए अजीबोगरीब बात, इनको पता था कि मेरी जान को खतरा है। अगर मेरे आसपास के मेरे सीनियर्स को पता लग गया कि मैंने इस प्रकार का खत लिखा है तो मेरी जान को खतरा है। तो इन्होंने जो खत लिखा था उसके नीचे ही लिख दिया था, सबसे लास्ट में इन्होंने लिख दिया था, प्लीज डोंट डिस्क्लोज माई आइडेंटिटी, इस प्रकार से। लेकिन आप देखिए ये खत गया विजिलेंस वालों के पास में, प्राइम मिनिस्टर के पास में खत गया होगा, पीएमओ के पास में, उन्होंने भेज दिया विजिलेंस के पास में। विजिलेंस वालों ने मार्क कर दिया उसी डिपार्टमेंट के चीफ को, सेम लेटर फोटोस्टेट कॉपी। तो ये आप सोच के देखिए, इन्होंने नीचे लिख रखा है कि मेरी आइडेंटिटी मत डिस्क्लोज कीजिए, मैं सत्येंद्र दुबे हूं, और वही लेटर ये उसी डिपार्टमेंट के यानी एनएचएआई के चीफ को भेज रहे हैं। तो आइडेंटिटी तो डिस्क्लोज हो गई सारी की सारी, बाद में इनकी मौत हो गई थी। उस दौरान में 2003 में ये जो मामला था बहुत ज्यादा गरमाया था। इवन पार्लियामेंट में उस समय वाजपेयी साहब को जवाब देना पड़ा था कि ये जो हमारी सरकार की गलती नहीं है, हम जांच करेंगे किसकी वजह से ये उनकी आइडेंटिटी लीक हुई थी। तो इसी वजह से अब सरकार ने विसल ब्लोअर एक्ट 2014 में ये प्रोविजन रखा कि आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। विसल ब्लोअर एक्ट 2014 में यह भी प्रोविजन है कि जो भी अगर मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, किसी प्रकार का करप्शन को उजागर करते हैं तो उनका विक्टिमाइजेशन नहीं होगा। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो लोग असिस्ट करते हैं इंक्वायरी में या फिर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें, तो बाद में उनका विक्टिमाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, प्रमोशन को रोक दिया जाता है। इस प्रकार का विक्टिमाइजेशन होता है पब्लिक एम्प्लॉइज का। तो ये सब नहीं होगा, ऐसा लिखा हुआ विसल ब्लोअर एक्ट में। इसके अलावा
अगर मान लीजिए किसको लगता है कि मेरी जान को खतरा है तो वो पुलिस के पास में जा सकते हैं, पुलिस प्रोटेक्शन उन्हें मिलेगी। लेकिन ये सब बातें हैं जो एक्ट के अंदर में हैं। 3 नाम दिए हुए हैं, राम ठाकुर, नंदी सिंह, अमित जेठवा। इन्होंने करप्शन को उजागर किया, पुलिस से गुहार लगाई कि हमें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, लेकिन इनको प्रोटेक्शन नहीं मिल पाई और उससे पहले ही इनकी मौत हो गई, इनको मार दिया गया। अब ये सब तो सही चल रहा था, लेकिन अगर मान लीजिए इतने अच्छे प्रोविजंस हैं जो विसिल ब्लोअर एक्ट 2014 के अंदर में, फिर सरकार क्यों बदलाव लाना चाहती है, क्यों अमेंडमेंट सरकार लाना चाहती है इस बिल के अंदर में, और कौन कौन से फीचर्स ऐसे हैं जिसमें सरकार अमेंडमेंट लाना चाहती है। एक तो सबसे पहला जो फीचर है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, यानी कोई भी विसल ब्लोअर ऐसी इंफॉर्मेशन को पब्लिक के सामने लाता है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के अंदर में आती है, जिससे हमारे देश की यूनिटी को, सोवरेनिटी को, सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन लाने पे उस पर्सन को 14 साल तक की सजा हो सकती है। तो देखिए इतने ज्यादा स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस अब सरकार लाने वाली है, इतने ज्यादा अमेंडमेंट लाने वाली है उस बिल के अंदर में। अब कौन जो विसल ब्लोअर है इंफॉर्मेशन को उजागर करेगा, अगर मान लीजिए उसको थोड़ा सा भी खतरा हो, थोड़ा सा भी लगता हो कि ये तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन आ सकती है, तो यानी अब तो आगे जाकर एक प्रकार से सरकार डेटरेंस लगा रही है, डरा रही है लोगों को कि आप इंफॉर्मेशन मत प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद में एक और जो अमेंडमेंट सरकार लाना चाहती है वो ये है कि कुछ कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन, मान लीजिए कोई विसल ब्लोअर है, सरकार के सामने कुछ इंफॉर्मेशन रखता है, तो सरकार उससे पूछेगी क्या आपने ये इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट के तहत निकलवाई है या नहीं निकलवाई है। अगर आपने ये इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट के तहत में नहीं प्राप्त करी है तो हम इस इंफॉर्मेशन को नहीं मानते। तो ये तो अजीबोगरीब बात हो गई, क्योंकि हर कोई थोड़ी आरटीआई से इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है। कुछ इंफॉर्मेशन तो ऐसी भी हो सकती है ना, कोई पर्सन है, मान लीजिए एम्प्लॉई है, वो काम कर रहा है, तो उसको कुछ इंफॉर्मेशन मिली है काम करते वक्त, तो वो इंफॉर्मेशन सच है बिल्कुल, सारी की सारी जो फाइल्स हैं उसके सामने है, उसने फोटो ली है, जो भी ली है, लेकिन सरकार वो सारी इंफॉर्मेशन सरकार के पास लेके जाएगा तो वो सरकार बोलेगी नहीं आपने आरटीआई से नहीं प्राप्त करी, हम नहीं मानते इंफॉर्मेशन को। तो ये भी अजीबोगरीब अमेंडमेंट है। तो इसके थ्रू सरकार जो है दोनों जो एक्ट हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और विसल ब्लोअर एक्ट है, दोनों को अलाइन करना चाहती है, जबकि अलाइन करने की आवश्यकता ही नहीं है। और दूसरी तरफ मान लीजिए न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो सरकार की तरफ से, मान लीजिए सरकार कहती है कि अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है हमारी, वहां पे कोई करप्शन या कोई इंफॉर्मेशन बाहर आती है तो इससे देश की सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है, तो आप ब्लैंकेट बैन लगाने की बजाय कुछ ऐसा कर दीजिए ना कि अगर विसल ब्लोअर कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता है सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी से रिलेटेड, कोई वहां पे कोई करप्शन हो रहा है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन ब्लैंकेट जो है, जो हमारा एनवलप होता है उसमें होनी चाहिए, सील्ड कवर में होनी चाहिए। इस तरह की कुछ आप प्रोविजंस रख दीजिए, बजाय इसके कि हाँ भाई कोई इंफॉर्मेशन, कोई करप्शन हो रहा है तो वहां पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज में कोई उजागर कर ही नहीं सकता। सेफगार्ड्स रखिए ना, आप पूरा का पूरा ब्लैंकेट बैन क्यों लगा रहे हो। अब वे फॉरवर्ड में तो यही आता है, वे फॉरवर्ड में कहा जाता है कि अभी तक ये बिल पास नहीं किया गया है, अमेंडमेंट ही है ये, यानी जो अमेंडमेंट बिल है अब राज्यसभा में आएगा, इस सेशन के अंदर में पास होने के लिए कोशिश करेगा। तो ये गुहार लगा रहे हैं कि इसे पास ना किया जाए, सिलेक्ट कमेटी के पास में भेज दिया जाए ताकि प्रॉपर चर्चा हो, कंसल्टेशन हो, तभी जो 2014 के अंदर में विसल ब्लोअर एक्ट पास किया गया था बड़ी मुश्किल से, उसमें किसी तरह का फेरबदल हो सके। तो ये पूरा आर्टिकल था। अब क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से आ सकता है। पेपर 2 में इसका क्वेश्चन आ सकता है। शुरू में कंटेक्स्ट है कि सरकार जिस प्रकार से विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011 में चेंज लाना चाहती है, तो इस लाइट में जो ये नए अमेंडमेंट्स को प्रपोज किया है, इस लाइट में आपको क्रिटिकल कमेंट करना है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द बिल। तो दोनों बताइएगा, पहले वाले बिल के पॉइंट्स है वो भी बताइएगा और नए वाला बिल है, नए अमेंडमेंट्स है वो भी बताइएगा। अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग ये आर्टिकल है। पार्लियामेंट में जो सीट्स एलोकेशन है उसको लेकर ये आर्टिकल है। कंटेक्स्ट क्या है, प्रधानमंत्री ने नए ब्लॉक का उद्घाटन किया पार्लियामेंट के अंदर में। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि सीट्स को बढ़ाया जाए और जो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर में सीट एलोकेशन है लोकसभा की सीट्स का, वो किस प्रकार से आगे ले जाया जाए, काफी इसमें किस प्रकार से अमेंडमेंट किया जाए, वो उस सब पे है ये आर्टिकल। सबसे पहले तो आपको आर्टिकल नंबर 81 का पता होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 81 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 81 कहता है कि लोकसभा के अंदर में 550 सीट से ज्यादा नहीं हो सकती, और डिफरेंट स्टेट्स को कितनी कितनी सीट्स होंगी, यानी जैसे अब यूपी में 80 सीट्स हैं, हरियाणा में 10 सीट्स हैं, राजस्थान में 25 सीट्स हैं। ये जो है पॉपुलेशन और नंबर्स में बीच में बैलेंस होना चाहिए, यानी जिस स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन उसको उतनी ज्यादा सीट्स। समझ गए? तो अब खुद ही सोचिए कितना बड़ा ड्रॉबैक है इस चीज का। ड्रॉबैक ये है कि कुछ स्टेट्स जैसे साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, वो पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनको तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ना, वहां तो पॉपुलेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगी, तो उनकी तो जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के अंदर में वो तो कम हो जाएगी। लेकिन वो स्टेट्स जो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जैसे यूपी बिहार जैसे कुछ स्टेट्स हैं, तो यहां पे तो इनको तो ज्यादा सीट्स मिल जाएंगी लोकसभा के अंदर में, इनकी रिप्रेजेंटेशन काफी ज्यादा हो जाएगी। तो ये उनको लग गया था, हमारी सरकार को पता लग गया था ये चीज 1976 में ही, इसलिए उन्होंने डीफ्रीज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, पहले ये रूल था
कि जब भी सेंसस की नई फिगर्स आती हैं तो उसके आधार पर नया डिलिमिटेशन आए और जिस जिस स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ी है उसको ज़्यादा सीट्स दे दिया जाए। लेकिन 1976 में इस चीज़ पर रोक लगा दी गई 25 साल के लिए, यानी 2000 तक के लिए, और बाद में इस रोक को बढ़ा भी दिया गया 2026 तक अब ये रोक है। तो आर्टिकल जिन्होंने लिखा वो कहते हैं कि 2026 तक अब रोक है, अब लेकिन 2026 आने वाला है, उसके बाद में रोक खत्म हो जाएगी, जो आर्टिकल नंबर 81 है। फिर से कुछ स्टेट्स डिमांड करने लगेंगी, कहेंगे कि हमारी स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ गई है, इसलिए हमारी जो लोकसभा सीट्स की संख्या है लोकसभा के अंदर में वो बढ़ा दी जाए। तो अब 2031 में जो सेंसस आएगा तो उसके आधार पर तो नया डिलिमिटेशन आएगा और कुछ स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन बड़ी है उनकी नई सीट्स देनी पड़ेगी सरकार को। और फिर इसीलिए कहते हैं कि अभी से तैयार होने की आवश्यकता है। कुछ क्वेश्चंस ये बताते हैं जिनको एड्रेस किए जाने की अभी आवश्यकता है। ये देखिए यहाँ पे ये कहते हैं कि 42nd अमेंडमेंट से ये फ्रीज कर दिया गया था, यानी आर्टिकल नंबर 81 में जो क्लासेस थे उसको फ्रीज कर दिया गया था 42nd अमेंडमेंट पास करके। यानी स्टेट्स की अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी सीट्स बढ़ा देंगे, जो सीट्स हैं वही रहेंगे 1976 के सेंसस के हिसाब से। लेकिन अब ये कहते हैं कि देखिए 1976 के सेंसस में तो हमारे वोटर्स की संख्या काफ़ी कम थी, वोटर की संख्या तो सिर्फ 27 करोड़ के आसपास थी और टोटल जनसंख्या हमारी उस समय थी 54 करोड़ के आसपास में। लेकिन अब तो पूरे देश की जो संख्या है जनसंख्या वो बढ़ चुकी है 121 करोड़ के आसपास में, और इवन वोटर्स की संख्या जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी संख्या भी 83.41 करोड़ हैं। यानी जनसंख्या में इतना भारी फेरबदल आ गया है। तो इसलिए इस बार गवर्नमेंट को कुछ नया करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पिछले आधार पर ही जैसा चल रहा है फ्रीज करके आप काम चला रहे हो, तो कुछ बदलाव होना चाहिए ताकि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी हमारी है वो अच्छे से काम कर सके और जो फ्रेमवर्क है हमारी डेमोक्रेसी का वो ठीक रहे। यानी इनडायरेक्टली यही कहना चाहते हैं कि पिछली बार जैसे सरकार ने 2000 तक लिमिट खत्म हो रही थी कि वो डी फ्रीज होना था 42nd अमेंडमेंट, वो 25 साल तक और बढ़ा दिया था। यानी ये कह रहे हैं कि आप 25 साल तक और मत बढ़ाइए और उन क्वेश्चंस को एड्रेस कीजिए जिनकी वजह से आपने डीफ्रीज किया था। और फिर ये कहते हैं कि चलो ठीक है, इस बार पार्लियामेंट मान लेती है, सरकार मान लेती है कि डीफ्रीजिंग के लिए हम एक्ट नहीं पास करते, लेकिन फिर भी और भी काफी सारे कंसर्न्स हैं। अगर मान लीजिए लोकसभा में एमपीज की संख्या बढ़ भी जाती है तो अभी जो स्पीकर होते हैं उनको इतनी सारी दिक्कतें आती हैं 550 एमपीज को कंट्रोल करने में। अगर एमपीज की संख्या बढ़ गई तो कैसे उनको कंट्रोल कर पाएंगे? आजकल तो एमपीज आपको पता है थोड़ी सी अटेंशन लेने के लिए, उनको पता है कि सब कुछ सारा देश उनको देख रहा है, तो पब्लिसिटी के लिए कितना हंगामा करते हैं, डिसरप्शन करते हैं। एनी नेगेटिव पब्लिसिटी इज इवन गुड पब्लिसिटी, ऐसी सोच रहती है आजकल एमपीज की। तो अगर एमपीज की संख्या बढ़ गई तो कैसे स्पीकर उनको संभाल पाएंगे? अब और भी दूसरी चीजें जैसे 0 आवर या क्वेश्चन आवर, ये हमारे पार्लियामेंट की जान है, इससे अकाउंटेबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव्स की। तो सिर्फ 60 मिनट मिलते हैं 0 आवर को, क्वेश्चन आवर को। तो अब एमपीज की संख्या बढ़ेगी तो सभी एमपीज के क्वेश्चन भी एड्रेस नहीं हो पाएंगे। तो इन सब चीजों की तरफ में सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। फिर वे फॉरवर्ड में यही कहते हैं कि 2026 में अभी तो दूर है, लेकिन फिर भी सरकार को चाहिए कि जो कंसर्न्स पहले रेज किए गए थे और कुछ नए कंसर्न्स हैं उनके हिसाब से अभी से चेंज करना स्टार्ट कर दे। और अभी काफी सारी कमिटीज हैं जिन्होंने अपनी अपनी रिकमेंडेशंस और प्रपोजल दिए हैं। सरकार को चाहिए कि सरकार उन सब पे विचार करे और जो भी चैलेंजेस हैं हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटी के अंदर में, यानी अभी देखिए इतनी पॉपुलेशन, कई जगह तो ऐसा है कि 15-15 करोड़ पे एक एमपी है, तो ये जो है कम पॉपुलेशन पे होना चाहिए। इंग्लैंड में तो बहुत कम पॉपुलेशन पे एक एमपी है, लाखों में एक एमपी है, हमारे 15 करोड़ पे एक एमपी है। तो इसलिए ज्यादा लोकसभा एमपीज की आवश्यकता है अभी, और सरकार को चाहिए कि कंसर्न्स एड्रेस करे और पहले से जो बदलाव आएगा उसके लिए तैयार रहे। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। अगला आर्टिकल जो है फिलीपींस से रिलेटेड है। फिलीपींस में एक प्रोविंस है वहाँ पे मारावी, ये देखिए यहाँ पे आईएसआईएस का कब्जा है और फिलीपींस की मिलिट्री वहाँ से आईएसआईएस के कब्जे को छुड़वाना चाहती है। तो लगातार फाइट चल रही है वहाँ पे। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने फिलीपींस को आईएसआईएस से निपटने के लिए सहायता प्रोवाइड करी। $5 लाख यानी 3.2 करोड़ रुपए इंडिया ने दिए फिलीपींस को ताकि वो आतंकवाद से लड़ सकें, आईएसआईएस से लड़ सकें। ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया ने किसी देश को पैसे दिए हैं आतंकवाद से लड़ने के लिए। आमतौर पे इंडिया टेररिज्म के मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाता है विश्व के कई मंचों पे और बार बार जोर देता है कि जो पाकिस्तान जो है वहां से पूरा का पूरा टेररिज्म पनप रहा है। लेकिन कुछ सेक्शंस वर्ल्ड के ऐसा कहते हैं कि इंडिया सिर्फ पाकिस्तान के टेररिज्म को दिखाता है, इंडिया बाकी टेररिज्म पे फोकस नहीं करता। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अब इंडिया देश के वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में भी टेररिज्म पे फोकस करने लगा है और इसके और भी काफी सारे फायदे होंगे। एक फायदा ये होगा इसका, ये जो मदद हमने फिलीपींस को दी है,
कि ये पूरा का पूरा जो रीजन है हमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे देख रहा है। क्योंकि अब पहले तो अमेरिका है वो एक प्रकार से बैलेंस इस्टेब्लिश करता था, क्योंकि चाइना जो है वो डोमिनेंस इस्टेब्लिश करके रखना चाहता है, तो यूएस बैलेंस प्रोवाइड करता था। अब यूएस बिजी है, ट्रंप जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहे हैं, तो ये सारे जो एशियन के कंट्रीज हैं जहां पे चाइना डोमिनेंस बना के रखना चाहता है, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाता है, वहां पे इनको लगता है कि इंडिया एक सोल्यूशन हो सकता है, इंडिया एक अल्टरनेटिव हो सकता है पूरे रीजन के अंदर में सिक्योरिटी प्रोवाइडर का जो काम कर सके। समझ गए? और इससे एक फायदा ये होगा, हमारे जो रिलेशंस हैं वो फिलीपींस के साथ में और अच्छे होंगे। और पहले भी हमने काफ़ी सारे मिलके काम किए हैं, ट्रेनिंग हमने दी है उनकी फोर्सेस को, मिलिट्री फोर्सेस को, तो ये 3-4 हमें फायदे होंगे। और हमारी जो मदद है वो चाइना से भी ज़्यादा है। फिलहाल चाइना ने $3 लाख की मदद दी, हमने $5 लाख की मदद दी, लेकिन फिर भी आर्टिकल लास्ट में कहते हैं कि चाइना काफ़ी सारी मदद दे रहा है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बूस्ट कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल है तो अब फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं वो चाइना की विजिट पे गए थे, तो वहाँ पे चाइना और फिलीपींस ने डील साइन करी थी, $24 बिलियन इन्वेस्ट करेगा चाइना फिलीपींस के अंदर में। तो फिर एसेंस ये निकलता कि हम इतनी जल्दी मुकाबला तो नहीं कर सकते जिस प्रकार से चाइना इन्वेस्ट कर रहा है इन देशों के अंदर में। फिर भी इस तरह का जो ये स्टेप है वो राइट डायरेक्शन में है, हमारे रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत होंगे फिलीपींस के साथ में, एशियन कंट्रीज के साथ में, इस रीजन में हमें सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर समझा जाएगा। तो ये पूरा आर्टिकल है। अब आज का एथिक्स का क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको वेबसाइट पे आंसर करना है। हाउ कुड सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन कंट्रीब्यूट टू सक्सेस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान? कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन है। सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन की सहायता से आप कैसे स्वच्छ भारत अभियान है उसको सक्सेसफुल बना सकते हो, तो ये आंसर आपको करना है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।